मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 6 जून को पलवल जिला वासियों को देंगे नई परियोजनाओं की सौगात। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जियो फेंस्ड अटेंडेंस HRY ऐप के माध्यम से लगेगी हाजिरी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा, जवाबदेही और पारदर्शिता होगी सुनिश्चित। JEE एडवांस परीक्षा के नतीजे हुए घोषित। 54,378 अभ्यर्थियों ने परीक्षा की क्वालिफाई। IIT कानपुर ने किया था परीक्षा का आयोजन। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 जून को हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ चंडीगढ़ में करेंगे बैठक। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा, संगठन विस्तार सहित अनेक मुद्दों पर होगी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की 6 जून को पलवल की अनाज मंडी में प्रस्तावित जनसभा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने अनाज मंडी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और जिला के प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग के अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित करते हुए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर लें। मुख्यमंत्री की जनसभा को लेकर लोगों में काफी उत्साह और जोश है। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री पलवल जिले के विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं करेंगे, जिसके चलते पलवल की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पलवल जिले के विकास में नए आयाम स्थापित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आएंगे और हमें पूरा भरोसा है मुख्यमंत्री जी जब आएंगे तो विकास की बहार पलवल के अंदर बनेगी और अच्छे काम, सकारात्मक काम के लिए जिस लोगों के लिए हमको चुना है लोगों ने, हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। पलवल को आगे ले जाने का जो हमारा संकल्प और प्रयास है उस पर हम काम करने के लिए, इसलिए मुख्यमंत्री जी हम सबका, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करने के लिए और पलवल की विकास की गति को और तेज गति देने के लिए आ रहे हैं। ये तय है कि पलवल को अर्थव्यवस्था में गति में तेजी देनी हो या रोड और सड़कों का जाल हो, इन सब के लिए ITI हो, कुछ ऐसी चीजें, ब्लॉक्स हो, इनके लिए अच्छा काम हो सके, उसमें एक लंबी चौड़ी जो प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जियो फेंसिंग आधारित उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा द्वारा विकसित ये नई प्रणाली प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बनाई गई है। कर्मचारियों को जियो फेंस्ड अटेंडेंस HRY ऐप डाउनलोड करना होगा, जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। इस नई पहल के तहत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन का वितरण पूरी तरह से जियो फेंसिंग सिस्टम के डेटा पर आधारित होगा। यह निर्णय विभाग द्वारा दक्षता में सुधार, कदाचार को रोकने और राज्य में स्वास्थ्य प्रणाली के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। आरती सिंह राव ने इस बात पर जोर दिया कि इस कदम से बेहतर सेवा वितरण और जवाबदेही सुनिश्चित होगी, जिसका लाभ अतः हरियाणा के लोगों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि ये पहल डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां कुशल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित शासन देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नई प्रणाली का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति सदैव पूरी तरह संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध रही है। राज्य के सभी 22 जिलों में संचालित हीमोडायलिसिस सेवाओं के तहत 18 अक्टूबर 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक कुल 99,309 निःशुल्क डायलिसिस सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि डायलिसिस एक महंगी चिकित्सा प्रक्रिया है जो किडनी रोगियों के लिए जीवन रक्षक साबित होती है, लेकिन अब ये सेवा हरियाणा के सभी नागरिकों को पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की जा रही है। वर्तमान में ये सुविधा राज्य के 20 जिला नागरिक अस्पतालों और 2 मेडिकल कॉलेजेस करनाल व नूंह में उपलब्ध है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में भी
पात्र लाभार्थियों को ये सेवा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी नागरिक आर्थिक कारणों से आवश्यक चिकित्सा सुविधा से वंचित ना रहे। प्रदेश सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में डायलिसिस यूनिट स्थापित की हैं ताकि मरीजों को लंबे समय तक इंतजार ना करना पड़े। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य शिविर जैसी सुविधाओं पर भी तेजी से काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी नागरिकों से जागरूक रहने और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराने की भी अपील की। प्रदेश में लिंग अनुपात के सुधार के लिए हरियाणा सरकार में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था, उस समय हरियाणा का लिंग अनुपात 877 होता था, जो 2024 में 910 तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के जितने भी गर्भपात केंद्र हैं, उन पर नजर रखी जा रही है। प्रदेश में 1500 केंद्रों में से 5 केंद्रों को निरीक्षण के बाद बंद कर दिया गया है। अब तक विभाग द्वारा 55 स्थानों पर रेड मारी गई है। 910 था और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी। उस टाइम पे हरियाणा का लिंगानुपात 870 होता था और वो बढ़ के 2019 में 923 तक गया है और अब भी 910 के आसपास हरियाणा का लिंगानुपात है। इस साल की शुरुआत में हरियाणा में 1500 MTP सेंटर रजिस्टर्ड थे, जो हमने 2000 से ऊपर इंस्पेक्शन की, उसके बाद घट के ये सेंटर सिर्फ 1000 रह गए हैं आज के टाइम पे। आप सोच सकते हैं 500 हमने MTP सेंटर जो वैध MTP सेंटर थे उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है और साथ ही साथ जो हमारी 55 रेड अब तक हम इस साल कर चुके हैं और 55 रेड में आपको मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, एक रेड कैथल में की थी, उसमें 5807 MTP किट मिली थी। JEE एडवांस परीक्षा के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 54,378 अभ्यर्थियों ने JEE एडवांस परीक्षा क्वालिफाई किया है। इनमें 9,404 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। IIT दिल्ली जोन के रचित गुप्ता ने 360 में से 332 अंक के साथ JEE एडवांस परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं IIT खड़गपुर जोन की देवदत्ता मांझी ने 360 में से 312 अंक के साथ महिलाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया है। देश के 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए JEE एडवांस परीक्षा आयोजित होती है। इस साल JEE एडवांस परीक्षा में 1,80,422 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 18 मई 2025 को देश के 230 शहरों के 712 परीक्षा केंद्रों पर JEE एडवांस परीक्षा का आयोजन हुआ था। IIT कानपुर ने इस साल JEE एडवांस परीक्षा का आयोजन किया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ का दौरा करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी BK हरिप्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चंडीगढ़ में पार्टी संगठन के विस्तार को लेकर मार्गदर्शन करेंगे। हरियाणा में संगठन विस्तार को लेकर वो पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा संगठन के विस्तार के लिए पार्टी के पर्यवेक्षक हर जिले में जाएंगे। इस मौके पर BK हरिप्रसाद ने कहा कि 1 महीने के अंदर पार्टी के नया जिला अध्यक्ष बन जाएंगे और कांग्रेस का संगठन इस वर्ष पूरे देश में बन जाएगा। लिस्ट बना करके वो सूचित करेंगे और उसको किस तरह से दिशा देनी है उसके लिए राहुल जी मार्गदर्शन करेंगे। उसमें उनके दिशा निर्देश के अनुसार ये सभी ऑब्जर्वर्स पहले जिले के अध्यक्ष के बारे में नियुक्तियाँ होंगी, उसके बाद में प्रदेश का और ब्लॉकों का संगठन खड़ा होगा, नीचे तक सभी संगठन जाएगा। तो इस संगठन की तरफ हमारा काफ़ी इस समय ध्यान है
22 हमारे ज़िले हैं तो 22 ऑब्जर्वर आई है। जो ऑब्जर्वर जाएंगे हर एक ज़िले में, वो ओपन कॉल देंगे। कोई भी आदमी 5 साल जो कांग्रेस में सेवा किया है वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट के लिए अपना दावेदारी कर सकता है, और बाकी जो भी है हमारे कांग्रेस के नेतागण जिले में वो भी अपना दावेदारी कर सकता है। ये हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म भी हमारे पास है, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद हर जिले में हमारा ऑब्जर्वर जो जाएंगे, एसीसी ऑब्जर्वर के साथ 3 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर जाएंगे। कोशिश करेंगे हम लोग सहमत से प्रेसिडेंट बनाने के लिए। अगर प्रेसिडेंट नहीं बना, प्रदेश के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर बलूच विद्रोहियों के कब्जे के दावे पर कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े होने ही हैं। आज अंबाला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 8 अक्षरों से बना, जबकि हिंदुस्तान 9 अक्षरों से बना है। 9 को जितना भी गुना करें वे 9 ही रहेगा। पीओके और बलूचिस्तान की जो स्थिति है वो इस ओर इशारा कर रही है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए बयान के जवाब पर विज ने कहा कि खड़गे साहब तो पिटे हुए मोहरे हैं और पिटे हुए मोहरों से कुछ भी पूछा नहीं जाता। हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को धूल चटा दी, लेकिन कांग्रेस को इस ऑपरेशन की प्रशंसा करने में भी परेशानी हो रही है। पिटे हुए मोहरे हैं, पूछा तो सफल लोगों से जाता है। और प्रधानमंत्री जी अपने कार्यक्रम बहुत ठीक बना रहे हैं, लोगों तक सीधा पहुंच रहे हैं, लोगों तक सही स्थिति का ज्ञान करा रहे हैं। जो पाकिस्तान के अध्यक्ष हैं वो उनकी प्रशंसा करवाना चाहते हैं, इसलिए उनको हमारे नायक जिन्होंने 4 दिनों में पाकिस्तान को धूल चढ़ा दी, उनकी प्रशंसा करते हुए उनको तकलीफ होती है, इसलिए वो कह रहे हैं कि इनकी प्रशंसा बंद करो। उनके छाती पे सांप लौटते हैं जब सारा देश मोदी जी की प्रशंसा करता है। वहीं आप पार्टी के नेता व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है, हर तरफ उन्हें हार का मुंह देखना पड़ रहा है। हिम्मत कहीं मैं दाव देता हूं, पिट पिटा के नीचे पड़े हुए हैं, हर जगह से रिजेक्ट हुए हैं, दिल्ली से इनको निकाल के फेंक दिया गया है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर कोई कसर रह गई है तो वो भी हम पूरी करेंगे। महेंद्रगढ़ के कनीना क्षेत्र के पास गांव उन्हानी में रात को करीब 1:30 बजे हुए सड़क हादसे में गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद कार बुरी तरह चिपक गई, जिसके कारण मृतकों को मशीन से काटकर कार से निकाला गया। कार से निकालने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। गुरुग्राम के सीकोपुर गांव के रहने वाले मृतक महेंद्रगढ़ में कुआं पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रात को करीब 1:30 बजे महेंद्रगढ़ से कनीना होते हुए गुरुग्राम जा रहे थे। महेंद्रगढ़ से कनीना जाने वाले स्टेट हाईवे में गड्ढों की वजह से ट्रक चालक ने गाड़ी की स्पीड कम की हुई थी। बताया जा रहा है कि पीछे से तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी ने पीछे से ट्रक को जोरदार टक्कर मारी। गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में गुरुग्राम के गांव सीकोपुर निवासी गौरव व सचिन, पंचगांव निवासी कंवरपाल तथा यूपी के सहारनपुर निवासी अंकित शामिल हैं। और कन्या की तरफ आ रहा था, उसके पीछे से एक वरना गाड़ी आई जिसके अंदर 4 जवान बैठे हुए थे। और जहाँ तो नहर के पास सड़क टूटी हुई है वहाँ टायल जो है ना, बड़ी टायल वो लगी हुई है, वहाँ पर वो गाड़ी कंट्रोल हुई और ट्रक के पीछे से उसमें टक्कर मार दी। एट स्पॉट जैसे हमने गाड़ी साइड में लगा के हमने रोक के देखा तो उसके अंदर 4 बन गए थे, 4 ही और स्पॉट एक्सपायर हो गए। अब जैसे उनकी जेब से वो अपना आधार कार्ड वगैरह जैसे प्राप्त हुए हैं तो उसमें मिले हैं 3 गुड़गांव के हैं और एक है यूपी साइड का।
उनमें गौरव नाम का लड़का है, वो आपकी बुआ की लड़की, उसकी ब्याह रखी है निंदेड़ा। वहाँ को कुआं पूजन था, चारों दोस्त वहाँ कुआं पूजन के अंदर शामिल होने के लिए आए थे और उससे वापस गुड़गांव जा रहे थे, उसी बात को हादसा हो गया। हरियाणा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने प्रदेश की मंडियों में सूरजमुखी की खरीद 1 जून से शुरू कर दी है। सरकार द्वारा सूरजमुखी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,280 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया हुआ है। राज्य के 5 जिलों की 17 मंडियों में हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा सूरजमुखी की खरीद की जाएगी। आज अंबाला छावनी के किसानों ने बताया कि उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया था, उसके बाद मंडी में फसल लेकर आए हैं। इस बार उन्हें सूरजमुखी का अधिक दाम मिल रहा है। 3 किले का पोर्टल कराया हुआ है, 25 क्विंटल का मेरा आ गया है। रेट है जी 7250 रुपये और अगले साल के लिए सरकार ने और बढ़ा दिया है। रेट में कोई सरकार की कोई वो नहीं है, बहुत बढ़िया रेट दे रखा है। सरकार की नीति ठीक है, सरकार तो बढ़िया कर रही है, खरीद रही है। इसको बोला है पोर्टल पे सारी खरीदी जाएगी, एक एक दाना उठाया जाएगा। 1 महीने का टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है खरीदने के लिए। सरकार का मुखी लेके आई है जी, ठीक रेट है जी, बढ़िया। सरकार का लेव के रेट 7280 निकला है, संतुष्ट है। सिर्फ खरीद के ऊपर बात है, यदि खरीद टाइम पर आ जाए तो दी बेस्ट है, यदि आड़ती के थ्रू बिके तो दी बेस्ट है जी। सरकार से हम संतुष्ट है। असल बादल के लगाए तो जो हेर फेर है तो बढ़िया चीज है जी। पहले रजिस्ट्रेशन कराया था जी, पहले आलू था, आलू से बाद सूरजमुखी का कराया पोर्टल मेरा फसल मेरा ब्यूरो में, उसमें चढ़ा गया। अब पंजीकरण के हिसाब से बिक जाएगा। वहीं अंबाला छावनी मंडी में कार्यरत अकाउंटेंट पवनप्रीत कौर ने बताया कि मंडी में किसानों के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। किसान मजदूर अटल कैंटीन भी चल रही है, जहां सिर्फ 10 रुपए में भरपेट भोजन खा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है, उन किसानों के ही गेट पास काटे जाएंगे। पानी की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी के साथ साथ किसानों के लिए जो है अटल किसान कैंटीन का भी प्रबंध किया गया है। और जो है किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया गया। सिर्फ उन्हीं किसानों की ही खरीद की जाएगी जिन्होंने अपना डाटा वेरीफाइड करवा रखा है। उनके ऑनलाइन गेट पास काटे जाएंगे। अभी पोर्टल जो है वो भी रीसेट हो रहा है और उसके बाद जो है ऑनलाइन पोर्टल सेट होने के बाद गेट पास काटे जाएंगे। उसके बाद हैफेड एजेंसी द्वारा जो है खरीद की जाएगी। मौसम खराब होता है, बारिश वगैरह आने की संभावना रहती है, तो उसके लिए जो है हैफेड एजेंसी द्वारा सिर्फ शेड के नीचे ही परचेज की जाएगी और शेड के नीचे ही जो है स्टैक की जाएगी। भिवानी में जल भराव की समस्या से निजात दिलाने और किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के निर्देश अनुसार विभिन्न गांवों में बहुपरियोजनात्मक कार्य शुरू किए गए हैं। गांव बापोड़ा और डिनोद में जल भराव से राहत दिलाने के लिए विशेष डाइवर्टिंग योजनाएं बनाई गई हैं, जिनके तहत गांव की आबादी क्षेत्र में भरने वाले पानी को पास के ड्रेनों में डाला जाएगा। इससे न केवल जल भराव की समस्या समाप्त होगी, बल्कि जो किसान इन ड्रेनों के सहारे खेती करते हैं उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी भी उपलब्ध होगा। गांव बापोड़ा, रामूपुरा, बलियाली, ढांग कला और ढांग खुर्द में खेतों में खड़े पानी की समस्या को हल करने के लिए सोलर वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम की शुरुआत की जा रही है, जिससे जमीन की ऊपरी परत पर जमा पानी को ड्रेनों में प्रवाहित कर भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकेगा। रामूपुरा में खेतों के जल भराव को दूर करने हेतु पाइपलाइन के माध्यम से ड्रेनों में पानी डाला जा रहा है, जिसका कार्य शुरू हो गया है। इसके अलावा बापोड़ा से राजपुरा खरखड़ी सुई लिंक रोड के साथ लगती ड्रेन पर क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं, ताकि सड़क पर चलने वाले वाहन ड्रेन में ना गिरे और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इसी प्रकार गांव प्रेमनगर और मंधाना में प्रेमनगर ड्रेन और सिवरा तालू लिंक ड्रेन पर पंप हाउस का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ये पंप हाउस बारिश के समय जल निकासी को तेज गति से सुनिश्चित करेंगे। हिसार जिले के फरीदपुर गांव निवासी संदीप आर्या ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। उनका नाम अमेरिका बुक और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। दोनों देशों से उन्हें सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुए हैं। संदीप ने बताया कि उन्होंने लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाने में 2,40,000
एक्सरसाइज की हैं। वे पिछले 15 सालों से सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहे हैं और अब तक 6 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। इसके लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि निरंतर योग करने से व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। हम निरंतर योग करते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते। आगामी 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाने जा रहे हैं, जिसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के 200 से अधिक देशों में योग दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने योग को घर घर तक पहुंचा दिया है। पीएम स्वयं भी सुबह उठकर योग करते हैं, जो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और अभी तक मैं 6 विश्व रिकॉर्ड बना चुका हूं। योग करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, इसलिए योग को अपने जीवन में जोड़ना बहुत ही जरूरी है। 11वां योग दिवस बनाया जाएगा 21 जून को। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इसमें सबसे बड़ा योगदान है, जिन्होंने योग को पूरे विश्व पटल पर लेके गए हैं और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। 200 देशों में आज योग दिवस बनाया जा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा इसमें योगदान है, जिन्होंने योग को घर घर तक पहुंचा दिया है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जो खुद योग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। इसलिए हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। करें योग, रहें निरोग। पंचकूला के 8 वर्षीय आर्यन ने ओपन माउंटेनियर माता पिता के कदमों पर चलकर दुर्गम रास्तों पर नन्हे कदमों से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर देश का झंडा फहराया है। उसके साथ उसकी बहन अनाया, जो 9.5 वर्ष की है, वो भी साथ गई। युवाओं को नशे से दूर रखने को लेकर एक अहम और मजबूत संदेश देते हुए हरियाणा के 2 नन्हे बच्चों की अनूठी पहल रही। 29 अप्रैल को चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इनको शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया था। आर्यन ने बताया कि माउंटेनियरिंग का शौक उसे मां के गर्भ से ही प्राप्त हुआ है। मां पद्मश्री ममता सौदा, जो कि हरियाणा पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं और 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी हैं, वे उनके पिता भी माउंटेनियर हैं। आर्यन ने स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि जिस प्रकार वहां पहाड़ों को साफ रखा जाता है, उसी प्रकार हमें भी अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। इससे पहले आर्यन ने 4 ऊंची चोटी फतेह की हैं। मैंने इस माउंटेन को क्लाइम किया है। हमने मेरा सबसे पहला बर्थडे हरियाणा की हाईएस्ट पीक रोह पीक पे मनाया था। मेरे इंस्पिरेशन है मेरे मम्मा। वो 2020 में वो गए थे एवरेस्ट टॉप को क्लाइम करने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं भी एवरेस्ट बेस कैंप और एवरेस्ट को क्लाइम करूँगा। वहाँ पे जाके मुझे ये पता चला कि हमें स्लो चलना चाहिए ताकि हमारी एनर्जी जल्दी डाउन ना हो। वहाँ पे जाके मुझे एक और सीख मिली कि हमें नेचर को बचाना चाहिए और हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। इसी तरह पंचकूला के सरकारी अधिकारी पिंकल गोसाई ने भी 51 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर देश का झंडा फहराया है। उनको अलग अलग जगह तलाशने और घूमने का शौक है। वो हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में विभिन्न चोटियों पर ट्रैकिंग कर चुके हैं। वो मूल रूप से रादौर के रहने वाले हैं। एक अलग ही इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, फीलिंग हुई, नेचर लवर तो मैं शुरू से हुई, तो मैं इसको शुरू से थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहां जाने का भाव कैसे आया या इरादा कैसे बना। इरादा नेचर लवर शुरू से ही था और 16 साल की उम्र से ही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। बट जो मैंने मेजर डिफरेंस फील किया वहाँ हरियाणा में, वो स्वच्छता का, क्लीनलीनेस का। वहाँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो ट्रैकर हैं फॉरेन से हैं, उनकी देखा देखी बहुत सारे ट्रैकर हमारे ऑलमोस्ट 99% अवेयर हैं क्लीननेस से। बहुत साफ सुथरा रहता है ट्रैक, किसी भी तरह की कहीं भी आपको गंदगी नहीं मिलती। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग इंडिया से उधर जा रहे हैं भारत से, तो वो स्वच्छ भारत का सही स्वरूप वहाँ देखें और अपने इधर जितने भी रिजर्व पहाड़, हिमालय, जो भी क्षेत्र हैं, वहाँ पर किसी भी तरह की अपना वेस्ट मटेरियल, जो भी आप मतलब किसी भी तरह का अगर कोई आपके पास कैरी बैग है या खाने पीने का कुछ सामान है, तो अपना वेस्ट इकट्ठा करके वापस आए।
वहीं पंचकूला के ही एक और सेवानिवृत्त अधिकारी नवदीप सूद ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहरा दिया। वह देश के दूसरे तथा हरियाणा के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 59 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतेह की। इससे पूर्व उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी 19 दिन में साइकिल पर तय की। उन्होंने बताया कि उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी के लम्हे वही थे जब -77 डिग्री तापमान में माउंट एवरेस्ट पर देश का झंडा फहराया। पर्वत की यात्रा पर कैलाश पर्वत की यात्रा पर गया तो उस समय जब मुझे, इससे पहले मैंने छोटे छोटे पहाड़ जरूर देखे थे, मगर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने पर मुझे रियल एक्सपोजर मिला कि तिब्बत के पहाड़ कैसे हैं, या हमारे देश की बॉर्डर जो तिब्बत के साथ लगता है वो लिपू लेक और डोलमा, वो सब हाइट्स मैंने देखी। मन में हमेशा पहाड़ों के प्रति रुझान बना रहा और इसी को आगे ले जाने के लिए मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से। और वो कोर्स करने के बाद मुझे पता लगा कि मेरे अंदर जो क्षमताएं जो मुझे खुद नहीं मालूम थी वो मेरे सामने आई, क्योंकि मैंने और बच्चों के साथ जब वो ट्रेनिंग करी तो मुझे अपने अंदर जो छुपा हुआ बल था उसका एहसास हुआ। और फिर वापस आने के बाद मैंने लगातार 5 साल रोज ट्रेनिंग करके अपने शरीर को इतना मजबूत बना लिया कि मुझे एवरेस्ट जो बहुत दुर्गम लगता था या बहुत मुश्किल लगता था। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए अंबाला के एक निजी विद्यालय की विज्ञान विषय की शिक्षिका ज्योति जिंदल को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा मालती ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरियाणा में पुरस्कार प्राप्त करने वाली ज्योति पहली शिक्षिका है। मालती ज्ञानपीठ पुरस्कार समारोह का आयोजन 29 मई को नई दिल्ली में किया गया था। ये पुरस्कार शिक्षा, सामाजिक सेवा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। उन्हें ये पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उनके नवाचार, समर्पण और छात्रों के सर्वांगीण विकास में योगदान के लिए दिया गया है। पुरस्कार के अंतर्गत उन्हें 1 लाख रुपए की नकद राशि, एक सम्मान पत्र और एक श्रेष्ठता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। शिक्षिका ज्योति ने कहा कि मुझे यह पुरस्कार मिलने पर काफी खुशी है। व्यक्ति को मेहनत का नतीजा उसे अवश्य मिलता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा इस साल जैन समाज से मुझे यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इससे पहले हरियाणा में तो यह अवार्ड नहीं मिला, पर दिल्ली की एक अध्यापिका को यह अवार्ड मिल चुका है। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को दिया जाता है पंजाब से, बट हरियाणा और जैन इंस्टीट्यूट से यह अवार्ड दिया जाता है प्राइवेट स्कूल के टीचर्स। भारत का सकल वस्तु और सेवा कर संग्रह लगातार दूसरे महीने 2 लाख करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर गया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मई में कुल जीएसटी संग्रह 2 करोड़ 1 लाख रुपए रहा, जो पिछले वर्ष मई में एकत्र 1 करोड़ 72 लाख रुपए की तुलना में 16.4% अधिक है। इस वर्ष अप्रैल में जीएसटी संग्रह 12.6% बढ़कर अब तक के सर्वाधिक 2 करोड़ 37 लाख रुपए तक पहुंच गया। मई में वर्ष वृद्धि आयात से एकत्र जीएसटी में 25.2% के उछाल और घरेलू लेन देन में 13.7% की वृद्धि के कारण हुई। आयात से सकल जीएसटी राजस्व 51,266 करोड़ रुपए था, जबकि घरेलू स्रोतों ने 1 करोड़ 50 लाख रुपए का योगदान दिया। रिफंड के बाद मई में कुल जीएसटी राजस्व 1 करोड़ 74 लाख रुपए रहा, जो पिछले वर्ष मई में एकत्र किए गए 1 करोड़ 44 लाख रुपए की तुलना में 20.4% अधिक है। मई महीने के लिए कुल रिफंड 27,210 करोड़ रुपए रहा, जो साल दर साल आधार पर 4% कम है। भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल इस वक्त विभिन्न देशों की यात्राओं पर है और खास तौर से भारतीय प्रतिनिधि मंडल वैश्विक स्तर पर लगातार पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करने का काम कर रहा है। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में मंत्रिमंडल लंदन में है और साथ ही पीएम के सांसद कन्नी मोजी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल स्पेन में है। एनसीपी सांसद असूले के नेतृत्व में सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मिस्र के काहिरा हवाई अड्डे पर पहुंचा। मिस्र में भारत के राजदूत सुरेश के रेड्डी ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का स्वागत किया। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री के कानून और संस्थागत सुधार में उप मंत्री के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक एक्शन पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मौके पर संजय कुमार झा ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। पीएम मोदी का बयान सही है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी के चेयर प्रेसिडेंट, उसी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दूसरे लीडर्स इस मीटिंग में आए हुए थे। उसके बाद रूलिंग पार्टी का दूसरा पार्टी जो है उन लोगों से भी मीटिंग हुई, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे और मेरे ख्याल से काफ़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुआ। अवेयर है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।